नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम मालगुडी डेज़ की जो लास्ट शॉर्ट स्टोरी है 32वीं, जिसका नाम है एमडेन, तो इसको देखने वाले हैं। आज हम मालगुडी डेज़ को फिनिश कर देंगे और ये लास्ट स्टोरी है मालगुडी डेज़ की। तो इसके बाद मैंने कहा था आपसे कि या तो आपको अ टेल ऑफ टू सिटीज़ या फिर मैकबेथ में से क्या चाहिए, तो उसके लिए कमेंट कर देना। लेकिन अभी तक बहुत कम लोगों के कमेंट आए हैं, तो अगर चाहिए आपको मैकबेथ या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ तो प्लीज़ कमेंट कर दें और इस वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, शुरू करते हैं। एमडेन। ये कहानी एमडेन राव नामक एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति के जीवन, उनके परिवार, उनके विचारों और बुढ़ापे की स्थिति को बताती है। कहानी में लेखक ने दिखाया है कि लंबा जीवन जीने के बाद भी व्यक्ति संसार की भाग दौड़ और पारिवारिक उलझनों में कैसे दूर हो जाता है तथा जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। तो ये कहानी है, अब शुरू करते हैं। एमडेन राव नाम है, ये एमडेन याद रखना है कि एमडेन राव को शहर के सबसे वृद्ध व्यक्ति का सम्मान प्राप्त हुआ था, यानी कि ये गांव में सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। उनकी वास्तविक आयु किसी को ठीक ठाक ज्ञात नहीं थी, परंतु वह 90 से 105 वर्ष के बीच मानी जाती थी। उन्होंने बहुत पहले ही अपनी उम्र गिनना छोड़ दिया था और जन्मदिन मनाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। विशेष रूप से उनके 80वें जन्मदिन का समारोह उन्हें बहुत कष्टदायक लगा था। उस अवसर पर दूर दूर से रिश्तेदार आए और अनेक धार्मिक अनुष्ठान करवाए गए। उनके सिर पर देश की विभिन्न नदियों का जल डालकर स्नान करवाया गया। उन्हें उपवास रखने के लिए बाध्य किया गया और लगातार पूजा पाठ कराया गया। इन सब के कारण वे इतने थक गए थे कि 15 दिन तक तो बिस्तर पर पड़े रहे। अंत में जब वह पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवाने की बारी आई तो वे ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। परिवार के लगभग 75 सदस्य थे, इसलिए फोटोग्राफर को फोटो दो भागों में लेनी पड़ी। उसने उनके परिवार में कितने सदस्य थे? 75 सदस्य। जब राव ने शिकायत की कि ये सब कार्यक्रम उनकी आयु घटा देंगे, तो उनकी 60 वर्ष से अधिक आयु की बेटी ने उन्हें डांटते हुए कहा, देखिए कि उनकी बेटी भी 60 साल से ज़्यादा की थी, डांटते हुए कहा कि ये सब उनकी भलाई और दीर्घायु के लिए ही किया जा रहा है। समारोह समाप्त होने के बाद घर फिर सामान्य स्थिति में आ गया। घर में लगभग 20 सदस्य स्थायी रूप से रहते थे। मतलब कि वो जो बाकी के 75 थे ना, मतलब 75 टोटल थे और 20 उनके स्थायी घर के सदस्य थे। यानी कि जो 55 सदस्य थे वो उनके बेटे, मतलब बेटे क्या, उनकी बेटियां और उनकी बेटियों के बेटे थे, जिनमें उनके बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां, भतीजे, भतीजियां आदि शामिल थे। मतलब 20 सदस्यों में राव का अपना कमरा मकान के दाहिने भाग में था। यह मकान उन्होंने पिछली शताब्दी में स्वयं डिजाइन करके बनवाया था। उन्होंने सबसे पहले सुनसान क्षेत्र में ज़मीन खरीदी थी, जहां बाद में लोग बसने लगे और वह स्थान रतनपुरी कहलाने लगा। यानी कि उन्होंने सबसे पहले एक सुनसान क्षेत्र में ज़मीन खरीदी, वहाँ घर बनाया और धीरे धीरे वहाँ पर फिर लोग रहने लगे। मतलब औरों ने भी वहाँ पर ज़मीन खरीद के मकान बना लिया और फिर उस स्थान का नाम हो गया रतनपुरी। पूछ सकते हैं ये भी, याद रखना रतनपुरी। राव ने अपने जीवन की शुरुआती वर्ष कबीर स्ट्रीट में बिताए थे। जब वे आर्थिक रूप से सक्षम हो गए तब उन्होंने वहां का मकान बेचकर रतनपुरी में नया घर बनवाया। उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। उन्हें परिवार के ज्योतिष चाचा कहते थे, मतलब उनके जो परिवार के जो ज्योतिष चाचा थे ना, वो कहा करते थे कि उनकी कुंडली में 7वें घर में मंगल होने के कारण उनकी पत्नियां अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। वास्तव में उनकी कई पत्नियां की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने 3 विवाह किए। याद रखना है कि कितने विवाह उन्होंने किए थे? 3 विवाह किए और उनसे अनेक संतानें हुई। पहली पत्नी से 8 बच्चे हुए, बाद की पत्नियों से भी कई संतानें हुई। समय के साथ परिवार इतना बड़ा हो गया कि राव ने उनकी गिनती रखना ही छोड़ दिया। वृद्धावस्था में भी वे अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों के नाम और चेहरे तक पहचान नहीं पाते थे। 80 वर्ष की आयु के बाद राव ने जीवन की लगभग सभी जिम्मेदारियों से स्वयं को अलग कर लिया। उनका मानना था कि यदि उनकी दृष्टि या श्रवण शक्ति कम हो रही है तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। वे सोचते थे कि वे अभी भी अपने पैरों पर चल सकते हैं, स्वयं स्नान कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और उसे पचा सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उन्होंने जीवन भर मेहनत करके परिवार को स्थापित किया था। परिवार का प्रत्येक सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मेहनत का परिणाम था। अब वे संसार की चिंताओं से मुक्त होकर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते थे। घर के सभी सदस्य उनका बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
बहुएं, पोतियां एवं अन्य सदस्य समय पर उनकी आवश्यक वस्तुएं पहुंचा देते थे। वे किसी से अधिक बातचीत नहीं करते थे क्योंकि उनके कान कम सुनते थे। जब लोग उनके बाएं कान में जोर से बोलते थे तो उन्हें परेशानी होती थी। वे अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने में भी कठिनाई महसूस करते थे। उनके नाम याद नहीं आते थे उन्हें, इसलिए बातचीत करते समय वे हकलाने लगते थे। फिर भी वे इस स्थिति को सहज रूप से स्वीकार करते थे। दोपहर में भोजन और विश्राम के बाद उनका मन सबसे अधिक शांत और स्पष्ट रहता था। मतलब दोपहर में भोजन करते थे, उसके बाद सबसे ज़्यादा वो शांत रहते थे। ठीक 3 बजे उनके लिए कॉफ़ी का बड़ा प्याला रखा जाता था। कॉफ़ी पीने के बाद वे उत्तरी खिड़की के पास आराम कुर्सी पर बैठकर सुबह का अखबार पढ़ते थे। शाम के 3 बजे की कॉफ़ी पीने के बाद अखबार पढ़ते थे। उनकी दृष्टि कमज़ोर थी, इसलिए वे अखबार को आंखों के बहुत पास लाकर पढ़ते थे। राजनीति की खबरों में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि नेता सदियों से एक जैसी बातें करते आ रहे हैं। वे विज्ञापनों को देखकर सोचते थे कि ये लोगों का पैसा खर्च करवाने के साधन है। मृत्यु सूचनाओं में भी उन्हें शायद ही कोई परिचित व्यक्ति मिलता था। भाई, मृत्यु सूचनाओं में भी कोई परिचित नहीं मिलता था। अखबार का जो भाग उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करता था वह धार्मिक और दार्शनिक प्रवचनों की रिपोर्ट होती थी। याद रखना है कि अखबार में उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, तो उन्हें पसंद था धार्मिक और दार्शनिक प्रवचनों की रिपोर्ट। उन्हें ईश्वर, अवतार, अच्छाई और बुराई जैसे विषयों पर विचार करना पसंद था। यानी कि उन्हें ईश्वर के बारे में, अवतार के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, बुराइयों के विषय पर विचार करना पसंद था। शाम के 4 बजे वे नियमित रूप से सैर के लिए निकलते थे। सैर के लिए वे लंबी कमीज पहनते, सफ़ेद धोती धारण करते, कंधे पर शॉल रखते, घड़ी और छाता साथ लेते। घर के लोग उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देते थे, जैसे टॉर्च साथ रखना, अधिक दूर न जाना, जल्दी लौट आना। राव इन बातों को सुनकर सिर हिला देते थे। बुढ़ापे में राव का सबसे बड़ा उद्देश्य था गिरने से बचना। याद रखना है आपको कि उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था जीवन का वो क्या था कि गिरने से बचना। बस उनको कहीं पे गिरना नहीं है। वे जानते थे कि उनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है और यदि वे एक बार भी गिर पड़े तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। बुढ़ापा हो गया है, अब अगर गिरेंगे तो चोट सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे हर कदम बहुत सावधानी से रखते थे। पहले छड़ी से जमीन टटोलते, फिर आगे बढ़ते। उनका विश्वास था कि दीर्घायु का रहस्य शरीर और मन के संतुलन में छिपा है। इसी कारण उनकी चाल बहुत धीमी हो गई थी और वे हमेशा एक निश्चित मार्ग पर ही सैर करते थे। मतलब कि वो एक ही रास्ते पर जाते थे। उनका फिक्स था कि भाई डेली इसी रास्ते पर जाना है। राव प्रतिदिन निश्चित मार्ग पर ही शाम की सैर करते थे। वे अपने घर से निकलकर विनायक स्ट्रीट, कबीर लेन और फिर मार्केट रोड पहुंचते थे। मार्केट रोड की भीड़, दुकानों की चहल पहल और लोगों की आवाजाही उन्हें बहुत पसंद थी। वे वहां खड़े होकर लोगों को देखते रहते थे। कभी कभी वे छोटी मोटी खरीदारी भी कर लेते थे। एक बार उन्होंने घर के एक बच्चे के लिए ड्राइंग कॉपी और रंगों का डिब्बा खरीदा था। अपने लिए वे हमेशा एक ही ब्रांड का टूथ पाउडर खरीदते थे क्योंकि इतनी अधिक उम्र में भी उनके दांत सुरक्षित थे। मतलब कि एक ही कंपनी की वे टूथपेस्ट लेते थे। मार्केट रोड के अंत में स्थित चेटीआर की दुकान पर वे अक्सर रुकते थे। चेटीआर की दुकान पर दुकानदार उनका बहुत सम्मान करता था और उनका हाल चाल पूछता था। वहाँ से राव वापस घर की ओर मुड़ जाते थे। पूरी सैर में लगभग 2 घंटे लगते थे और वे 6:30 बजे तक घर लौट आते थे। उन्हें अपनी सैर में कितना समय लगता था? 2 घंटे। वे टॉर्च साथ रखते थे पर सामान्यतः इसका उपयोग नहीं करते थे। वे 6 बजे तक वापस आ जाते थे, तो कहाँ जरूरत है। वह केवल सावधानी के लिए उनकी जेब में रहती थी, कभी लेट हो जाए तो। मार्केट रोड पर स्थित फोटोग्राफर जयराज राव को देखकर अक्सर मजाक उड़ाता था। मतलब जो जयराज था ना, वो राव को देखकर अक्सर मजाक उड़ाता था। मार्केट रोड पर स्थित जयराज फोटोग्राफर था ये और उन्हें ग्रैंड मास्टर कहकर पुकारता था। याद रखना कि जयराज जो एमडन राव को क्या कहता था? ग्रैंड मास्टर। राव उनकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाते थे क्योंकि सड़क पार करते समय उन्हें पूरा ध्यान लगाना पड़ता था। राव के जाने के बाद जयराज अपने ग्राहकों को उनके पुराने किस्से सुनाता था। वह बताता था कि बचपन में सभी बच्चे राव से डरते थे। वे लंबे, मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति थे। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी और मेडल पहनकर साइकिल पर घूमते थे। लोग उन्हें पुलिस अधिकारी समझते थे, जबकि वे एक्साइज विभाग में कार्यरत थे। अब आपको याद रखना है कि जो एमडन थे वो कहाँ पर कार्यरत थे? एक्साइज विभाग में।
एक्साइज विभाग में, ठीक है। जयराज के अनुसार युवावस्था में राव अत्यंत अनुशासन प्रिय और कठोर स्वभाव के थे। यदि उन्हें किसी की हरकत पसंद नहीं आती थी तो वे उसे डांटते फटकारते थे। एक घटना का उल्लेख किया गया है, जब कुछ लड़के स्कूल के पास सड़क किनारे पेशाब कर रहे थे तब राव ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने लड़कों को खूब डांटा और स्कूल के प्रधान अध्यापक के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने हेडमास्टर से कहा कि यदि विद्यालय में शौचालय नहीं होगा तो बच्चे ऐसी गलत आदतें सीखेंगे। इस घटना से स्पष्ट होता है कि राव सार्वजनिक अनुशासन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। जयराज राव के बारे में कई अफवाहें और आरोप भी सुनाता है। उनके अनुसार राव एक्साइज विभाग में रहते हुए शराब की दुकानों से रिश्वत लेते थे। उन्होंने बहुत धन अर्जित किया था। उसी धन से उन्होंने अपना विशाल मकान बनाया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे रिश्वतखोरी के कारण लगभग पकड़े भी गए थे। बाद में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, यानी कि खुद रिटायर हो गए, जबकि लोगों का मानना था कि उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। हालांकि यह सब जयराज की कही हुई बातें हैं जिनकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। लेखक यहाँ यह दिखाता है कि समाज में किसी व्यक्ति के बारे में अनेक प्रकार की कहानियाँ और धारणाएं फैल जाती है, भले वो आदमी कितना अच्छा हो। जयराज ये भी कहता है कि युवावस्था में राव का महिलाओं के प्रति विशेष आकर्षण था। वह दावा करते हैं कि शहर में उनके प्रेम संबंधों और विवाहों की चर्चा होती रहती थी। लोग उनके निजी जीवन पर नज़र रखते थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। ये प्रसंग भी दर्शाता है कि किसी प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में समाज में अक्सर सच और अफवाहें दोनों साथ साथ चलती है। घर लौटने के बाद राव अपने जीवन के सबसे निजी और महत्वपूर्ण कागजों को बंद अलमारियों में सुरक्षित रखते थे। इन अलमारियों की चाबियां भी अलग अलग स्थानों पर छिपा कर रखी जाती थी ताकि कोई अन्य व्यक्ति उन तक पहुंच न सके। इन अलमारियों में उनके जीवन के अनेक रहस्य छिपे थे। एक दिन अखबार के अंतिम पृष्ठ पर उन्होंने पुनर्जन्म और कर्मफल संबंधी एक लेख पढ़ा। लेख में बताया गया था कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। भाई जैसा वो कर्म करता है अगले जन्म में भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन राव को यह विचार नया नहीं लगा। वे जीवन भर इन धार्मिक और दार्शनिक बातों को सुनते रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें कोई विशेष रुचि नहीं थी। उस दिन उनका अखबार जल्दी समाप्त हो गया और सैर पर जाने में अभी समय था, इसलिए उन्होंने अपने पुराने दस्तावेज देखने का निश्चय किया। अलमारी की पहली शेल्फ में उनकी पहली रो में सरकारी नौकरी की रिकॉर्ड रखे थे। इनमें नियुक्ति पत्र, सरकारी पत्राचार, विभागीय कागजात, सेवा संबंधी दस्तावेज, ये सब सुरक्षित रखे गए थे। इन कागजों को देखकर उन्हें अपने नौकरी के अंतिम दिनों की याद आ गई। उन्हें याद आया कि विभाग के एक सचिव उनसे शत्रुता रखने लगा था। उनका जो एक सचिव था वो शत्रुता रखने लगा था। उनके विरुद्ध गुमनाम शिकायतें की गई थी। उस कठिन समय में केवल उनका एक सहायक उनके साथ खड़ा रहा था, लेकिन अब उन्हें उस सहायक का नाम भी याद नहीं आ रहा था। यह बुढ़ापे में स्मृति शीर्णता का मार्मिक चित्रण है। दूसरी रो में उनकी संपत्ति और वसीयत से संबंधित दस्तावेज रखे थे। इनमें यह लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, किसे क्या मिलेगा, परिवार के विभिन्न सदस्यों की अधिकार क्या होंगे। घर में किसी को इन कागजों की जानकारी नहीं थी। राव सोचते थे कि उन्हें अपने वकील को बुलाकर इन मामलों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी याद नहीं है कि उनका वकील अब जीवित है या नहीं। इससे उनकी बढ़ती उम्र और अकेलेपन का भी पता चलता है। तीसरी रो में उनकी पुरानी डायरियां रखी थी। वे कई वर्षों तक नियमित रूप से डायरियां लिखते रहे थे। हर दिन की घटनाएं, विचार और अनुभव से उसमें दर्ज करते थे। वे हमेशा मैचलेस ब्रांड की डायरी खरीदते थे। याद रखना है कि डायरी कौन से ब्रांड की, मैचलेस ब्रांड की। और हर वर्ष दिसंबर के अंत में नई डायरी लेते थे। इन डायरियों में उनके जीवन का पूरा इतिहास सुरक्षित था। राव नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति उनके निजी कागजात पढ़े। उन्हें लगता था कि सरकारी रिकॉर्ड, निजी पत्र, डायरियां, पुराने रहस्य सब नष्ट कर दिए जाने चाहिए। वे चाहते थे कि इन कागजों को जला दिया जाए ताकि उनके जीवन के निजी रहस्य दूसरों के सामने न आ जाए। इस विचार से स्पष्ट ये होता है कि वृद्धावस्था में भी वे अपने अतीत का बोझ छोड़ देना चाहते थे। एक दिन राव अपनी पुरानी डायरियों को देखने लगे। उन्होंने धूल साफ करके लगभग 51 वर्ष पुरानी डायरी निकाली। वे ये जानना चाहते थे कि ठीक इसी तारीख को, यानी कि 20 मार्च थी उस दिन, उनके जीवन में क्या हुआ था। डायरी पढ़ते समय उन्हें एक छोटी सी प्रविष्टि दिखाई दी, मतलब कि एक छोटी सा जो लेख था उनका वो दिखाई दिया। उसमें लिखा था कि एस्की के साथ ज़्यादा नरमी बरती,
इस औरत को अच्छा सबक सिखाया जाना चाहिए था। ये उस डायरी में उन्होंने लिखा हुआ था कि एसके के साथ ज़्यादा नरमी बरती, इस औरत को अच्छा सबक सिखाया जाना चाहिए था। आगे बढ़ने पर उन्हें पता चला कि उन्होंने उस स्त्री को पीटा था और फिर उससे कभी न मिलने का निश्चय किया था। यह पढ़कर उनके मन में एक पुरानी स्मृति जाग उठी। राव को उस स्त्री का पूरा नाम याद नहीं आया। उन्हें केवल इतना याद था कि उसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है, एस से शुरू होता है। धीरे धीरे उन्हें उसकी धुंधली छवि याद आने लगी। वह गोरी थी, आकर्षक और हंसमुख थी। उसके शरीर से चमेली जैसी सुगंध आती थी, जैस्मिन की। वह उनसे प्रेम पूर्वक मिलती थी। राव को याद आया कि वे अक्सर रात को चोरी छिपे उससे मिलने जाया करते थे। उसका घर कई गलियों के भीतर था और उसके दरवाजे पर पीतल की कुंडी लगी हुई थी। डायरी पढ़कर राव को एहसास हुआ कि युवावस्था में भी वे अत्यधिक क्रोधी और ईर्ष्यालु थे। उन्हें याद आया कि उन्होंने उस स्त्री को थप्पड़ मारा था। अब वृद्धावस्था में भी उन्हें अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि उसने उनका क्या बिगाड़ा था। उसने तो उन्हें प्रेम और सुख ही दिया था। उन्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये ऐसा वो सब सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। 51 वर्ष पुरानी डायरी थी वो। राव ने निश्चित किया कि आज वे अपने नियमित सैर के रास्ते से आगे बढ़कर उस पुराने घर की खोज करेंगे। वे सोचते, कौन से पुराने घर की? जहाँ पर वो स्त्री रहती थी। वे सोचते हैं कि यदि वह स्त्री अभी जीवित होगी तो उससे मिलेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, उसके लिए एक छोटा सा उपहार ले जाएंगे। इस प्रकार वे अपने जीवन की एक पुरानी गलती को सुधारना चाहते थे। इस निर्णय के बाद राव के भीतर नई स्फूर्ति आ जाती है। जो लोग उन्हें रोज देखते थे वे भी उनकी तेज चाल देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भाई डेली तो वो धीरे धीरे चलते थे, बहुत संभल संभल कर एक एक पाँव रखते थे, लेकिन आज वो तेज तेज चल रहे थे। साइकिल की दुकान का मालिक मणि उन्हें सावधानी से चलने के लिए सलाह देता है, लेकिन राव अपने अतीत की स्मृतियों में खोए हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में वे मिठाई की दुकान पर रुकते हैं और 3 रुपए की जलेबी खरीदते हैं। वे उसे खाने के लिए नहीं बल्कि संभवतः उस स्त्री को देने के लिए खरीदते हैं। इसके बाद चेटीआर स्टोर से वे चंदन का साबुन भी खरीदते हैं। वही चेटीआर स्टोर जहाँ से वो मतलब शेयर करके आते थे, तो वहाँ रुकते जरूर थे। चंदन का साबुन खरीदते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि क्या क्या खरीदा था? जलेबी खरीदी, चंदन का साबुन खरीदा। साबुन की खुशबू सूंघते ही उन्हें अचानक याद आता है कि जिस खुशबू को वे चमेली की खुशबू समझते थे वह वास्तव में चंदन की साबुन की खुशबू थी। इस प्रकार एक छोटी सी वस्तु पुरानी स्मृतियों को और स्पष्ट कर देती है। अब वे स्मृति के आधार पर उस स्थान को खोजने निकलते हैं। उन्हें केवल इतना याद है कि गली का नाम गोकुलम स्ट्रीट था, वहाँ एक नारियल का पेड़ था, उसी के सामने वो मकान था। भाई गली का नाम क्या था? गोकुलम स्ट्रीट। वे कई गलियों में भटकते हैं, एक मोची से भी रास्ता पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। कई लोगों से पूछने के बाद भी उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता है। भटकते भटकते राव को एहसास होता है कि शहर पूरी तरह बदल चुका है। भाई 51 साल पहले जो गलियां थी, जो मोहल्ले थे, वैसा थोड़ी ना बचा है अब। 51 साल पहले जो पेड़ होगा वो भी थोड़ी होगा। घर भी 51 साल बाद तो बहुत ही चेंज हो गया होगा। जो लोग कभी उस स्थान को जानते थे वे अब जीवित नहीं थे। नई पीढ़ी को पुराने स्थलों और घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। अब कैसे याद रहेगा? कोई बड़े शहर में रहता है, उससे पूछे कि 50 साल पहले यहाँ क्या था, तो उसे क्या पता? वो खुद ही 50 साल का, वो तो अभी तो 20 साल 25 साल का होगा भाई। उन्हें महसूस होता है कि वे स्वयं अपने अतीत के अंतिम जीवन साक्षी हैं। मतलब कि भाई वो उनका जो जीवन था ना, उसके वो अंतिम आदमी बचे हैं। उनकी जो पुरानी लाइफ थी तो उसके वो अंतिम आदमी बचे हैं। ये विचार कहानी में अकेलेपन और समय की प्रवाह की गहरी अनुभूति कराता है हमें। धीरे धीरे शाम होने लगती है। राव को चिंता होने लगती है कि कहीं वे रास्ता न भटक जाएं। वे सोचते हैं कि यदि उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो परिवार वाले उन्हें ही दोष देंगे। इसलिए वे और अधिक सावधानी से चलने लगते हैं। उनकी वृद्धावस्था की कमजोरी और असुरक्षाइयाँ स्पष्ट उन्हें दिखाई देती है। चलते समय उनकी छड़ी अचानक किसी मुलायम वस्तु से टकरा जाती है। वह एक सोता हुआ एक कुत्ता था। जहाँ उनकी छड़ी टकराई वो एक सोता हुआ कुत्ता था। कुत्ता अचानक भौंकते हुए उछल पड़ता है। राव भी घबरा जाते हैं और वर्षों बाद इतनी तेजी से उछलते हैं। हालांकि वे गिरते नहीं हैं, लेकिन उनके हाथ से जलेबी का पैकेट छूटकर कुत्ते के सामने गिर जाता है। कुत्ता जलेबी उठाकर खुशी से पूंछ हिलाते हुए चला जाता है। वो कुत्ता ले जाता है।
जलेबी को। कुत्ते को जाते हुए देखकर राव के मन में एक विचित्र विचार आता है और वो सोचते हैं कि हो सकता है कि इसने यह नया जन्म लिया हो। मतलब कि जो वो स्त्री थी जिसका उन्हें पूरा नाम तो याद नहीं था, केवल इतना याद था कि उसका इससे नाम शुरू होता है। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि इसने ये जो नया जन्म लिया हो ये कुत्ते के रूप में हुआ हो। मतलब कि वो कहानी यहाँ मतलब कि अंत हो जाता है कहानी का। और बस जैसे वो कुत्ता जलेबी लेकर सोच जाता है ना, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हो सकता है कि मैं जिसके लिए जलेबी लेकर जा रहा हूँ वो अब मर गई हो और उसका जन्म इस कुत्ते के रूप में हुआ हो, और ये कुत्ता जो जलेबी लेकर चला गया है तो जिसे मैं देना चाहता था उसे जलेबी मिल गई है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये थी कहानी एमडेन। और इसी के साथ हमने पूरी 32 स्टोरीज मालगुडी डेज की कर ली है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए पूरी 32 स्टोरीज मैंने करवा दी है, तो प्लीज़ जितनी भी मैंने अब तक वीडियो डाली है उन सबको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अब मैकबेथ चाहिए या फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ चाहिए, और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।